हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम आपका चल रहा है और आज और कल और बचे हैं, आपका एएलपी का एग्जाम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका गाइस आरपीएफ एसआई का आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा माफी भी चाहता हूँ गाइस कि तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, तो इसलिए नाराज नहीं होना। जिनका पेपर हो चुका है आशा करता हूं उनका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा और जिनका बचा है उनका भी बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए गाइस, फिर अपना हम शुरू करते हैं आज का अपना एक रीजनिंग का बहुत शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि सुबह के समय एक्स और वाई हैं जो पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, टाइम कौन सा है? मॉर्निंग टाइम है और एक्स और वाई हैं जो एक दूसरे की ओर पार्क में चल रहे हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की जो परछाया है, परछाई जो है वो एक्स पर पड़ती है। तो पूछा गया हमसे कि एक्स का जो मुंह है वो किस दिशा में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में सूरज किधर होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो यानी सन हमने यहां बनाया, तो ये सन हो गया। ठीक है, अब चूंकि दोनों दोस्त हैं एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो ऐसी तो चलेंगे, यानी ये इधर को चलेगा और ये इधर को चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी परछाई तो इधर जाएगी और इसकी परछाई इसके ऊपर गिरेगी। उसने यही तो बोला है कि जब वे मिलते हैं तो वाई की जो छाया है वो एक्स पर पड़ रही है। तो यानी वाई ये होगा, एक्स ये होगा। क्यों? वाई की परछाई तो एक्स पर पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो बस उसने यही तो पूछा है कि एक्स का जो मुंह है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो एक्स का मुंह इधर को है और इधर को जनरल डायरेक्शन में हम क्यों कौन सा लेते हैं? ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब चूंकि एक्स जो है इधर को जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? तो ये होती है ईस्ट, यानी पूर्व दिशा। ठीक है ना? तो एक्स जो है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ईस्ट। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में? तो देखिए आगे क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक व्यंजक दिया है कि VWY9PONI इतना इतना का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात करना है। अब रिक्त पद कैसे ज्ञात किया जाएगा? देखिए हमें क्या दिया है, 9WA। ठीक है, उसका दिया है OOD, फिर खालिस्तान, यही तो हमें निकालना है, और FD9। तो सबसे पहले देखो 9WA कैसे बनेगा। कि 9 ये है, W ये है और A कहां है हमारा? ये रहा। या कहीं और भी है या नहीं है? चलिए, तो ये W यानी 9 के बाद W और W के बाद यानी पीछे से आएंगे, तो यानी कितने का गैप है? 2 का। ठीक है, फिर यहां से एक B का गैप, एक J का गैप, यानी फिर ये आया A। ठीक है, तो यानी मतलब पीछे को जा रहे हैं। उसके बाद है फिर हमारे पास क्या गाइस? OOD। तो OOD कहां है हमारे पास? तो एक तो ये है O, और कहां है? और कहीं भी है क्या O हमारे पास? कहीं चमक में आ रहा है? OOD। और फिर है FD9। FD9 की बात करो तो देखिए कहां है? F ये और D ये और 9 कहां है? F ये रहा, D ये रहा, 9 कहां है? 9 हमारा पीछे है। समझ में आई? तो या तो ऐसा समझो क्या कि 9 से O, यानी यहां चलो आप 9 से इतना सारी चीज को खत्म करके आप सीधा सीधा एक एक नंबर पे ले लो आप। ठीक है ना? लो, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम गए 9 से O, तो 9 से O कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ। चलिए जी, उसके बाद में ये F है, यानी F यहां है। तो अगर मैं O से 2 प्लस करता हूं तो क्या मिलेगा? सॉरी, O से 1 प्लस कर, हाँ 2 प्लस करा तो I। ठीक है ना? और जब I से 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? F। यानी बात समझ में आई? तो यानी O से हम जब 2 प्लस करा तो क्या मिलेगा मुझे? I। ठीक है ना? मतलब इसने ऐसा नहीं बोला कि इनको जो है तीनों को एक साथ लो, अलग अलग करके लेके चलना है आपको। तो बस बात समझ में आई? अब आ जाओ W से। तो W से कहां जाना है? O। तो W से O गए तो कितना प्लस करना पड़ा? 1 2 3 और 1 4।
+4। फिर जब O से भी हम +4 करेंगे तो कितना, 1 2 3 और एक जो हो जाएगा कितना, ये 4। तो यानी क्या मिलेगा, F। और फिर इसके बाद जब हम 4 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 और एक 4। तो यानी ये हो गया D। समझ में आई? तो यानी क्या मिलेगा यहां पर, F। ठीक है, तो यानी W से O तक आने पर कितना प्लस करना पड़ा, 4। और ऐसी O से F गए तो फिर 4, और F से जब D आए तब भी +4 लेना पड़ा हमें। ठीक है ना। तो आगे देखो, अब A से D आने पर देखो क्या करना पड़ा हमें, कि A से D आए तो A कहां है हमारा, ये रहा, और D कहां है, ये। तो पीछे आना है तो कितना आएंगे, 1 2 3 4 और एक 5, यानी 5 माइनस करा हमने। ठीक, अब D से यहां पर आना है तो कौन सा है, देखो 5 माइनस करने पे कौन सा अक्षर मिलेगा, 1 2 3 4 और एक हो गया 5, यानी 5। ठीक है, तो IF5। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, देखिए बस आपको करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, जहां आंसर मिले तुरंत टिक करके आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया हमें, कि एक कोड में यदि ZIGZAGG को क्या लिखा उसने, AZGIZGNI के रूप में लिखा गया। तो सबसे पहले तो आप इसको ही लिखो जो दिया गया, यानी ZIGZAGGING को क्या लिखा उसने, कि AZGIZGNIGG। अब सबसे पहली बात आती है कि इसने इसको लिखा कैसे है। तो देखिए कैसे है, तो टोटल लेटर कितने हैं मेरे पास, 2 4 6 8 और 10 है ना। तो इसको देखो क्या करना चाह रहा है वो, कि 5 5 में तोड़ो। ठीक है ना। तो 5 5 में तोड़ के क्या मिला मुझे, कि ये जेड जो है ये यहां आ गया, आई यहां आ गया, जी अपनी जगह पर, जेड ये और ए, मतलब इनको रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया, मतलब जैसे लिखे हुए थे उसको पलट के लिख दिया उसने। तो बस आपको यहां भी क्या करना है, इसको पलट के लिख दो, कि जी इधर आ गया, फिर जी ये वाला जी आ गया, आई यहां आ गया, एन ये और जी ये। तो बस आपको जो है इसको भी क्या करना है, पलट के लिखना है। तो लिख दीजिए पलट के, कैसे लिखेंगे, BLIZZ AR, है ना, ARDLY। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, तो 2 2 4 और एक 5। ठीक है ना। अब ये 5 लेटर अलग हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करो, रिवर्स पलट के लिख दो। तो यानी जेड, फिर जेड, फिर आई, फिर एल और फिर बी। ठीक है ना। तो इसको भी पलट के लिखो, तो YLDRA। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है जरा देखिए, तो ZZILBYLDRA कहां है, ZZILBYL तो है ही नहीं, छोड़ दो से, ZZILBI BI भी नहीं है, ZZILL भी नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, तो जरा देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटे कोण को जो है कितनी डिग्री होगा, मतलब छोटा कोण निकालना है आपको। यानी कहने का मतलब ये है आपको जो है इंटरनल एंगल निकालना है। ठीक है ना, समझ में आया। तो जरा देखिए, अब 4:52 का टाइम है। तो 4:52 पर जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो जरा देखिए कैसे निकालते हम, कि 60H डिफरेंस 11M अपॉन में 2 करके।
तो एच किस बात को बताता है कि ये घंटे वाले सुई को बताता है, ठीक है, और एम किसको बताता है, मिनट वाले को। तो बस रख दो, अब आपके पास दोनों चीजें हैं तो 60 मल्टीप्लाई 4 डिफरेंस 52 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2। जरा सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, 6 चौक 24, 240 डिफरेंस, जरा 11 की मल्टीप्लाई करिए 52 से, कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 2 57 बटे में 2। करो जरा, कितना बचेगा घटाने के बाद में, 2 में से 0 2, 7 में से 4 3 और 5 में से 2 तब 3 बटे में 2। जरा काटो, कितनी बार कटेगा, 2 से काटा तो 2 ही कम 2 बचा 1 13, 2 छंग 12 बचा 1 और जी 12, 2 छंग 12, तो यानी कितना आ गया 166 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, बस आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एकदम से आगे बढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए अनुक्रम में छुटी हुई संख्या को विकल्पों से चुने। छुटी हुई संख्या कहाँ है, मतलब ये इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जरा देखिए फिर कि 15 से 20 कैसे बना सकते हैं, +5 करके, बात समझ में आ रही, ठीक है। और 20 से 18 -2 करके, तो समझ में आई, पहले +5 करा फिर -2 करा। फिर देखो जरा आगे क्या है कि 18 से 23 +5 करा, ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, -2, ठीक है, क्योंकि +5 -2 +5 -2, अब -2 करने पे क्या बनेगा, 23 में से 2 जाएंगे तो 21। क्या जरा आगे भी यही सीरीज हमारी बन रही है, तो जरा देखो कि 21 में जब हमने 5 ऐड करा तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 2 जाएंगे तो क्या हो गया 24, यानी हमारे द्वारा जो निकाली गई संख्या है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आई बात? तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, तो चलिए देखिए क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में आपको कि दिए गए कथनों को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो कथन क्या दिया हमें कि सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, ठीक है ना, सभी बढ़ई कर्मचारी, तो मतलब कैसे बनेंगे कि बढ़ई कर्मचारी बनाओ, ठीक है ना, समझ में आया? तो ठीक, और फिर क्या कहा दूसरे कथन में कि सभी कर्मचारी मेहनती हैं, सभी कर्मचारियों को क्या करना है, मेहनती बनाना है, ठीक है, मेहनती। क्लियर, तो चलिए, तो निष्कर्ष क्या दिया हमें कि सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, सभी मेहनती व्यक्ति क्या है, कर्मचारी हैं। बाहर से अंदर की ओर चलते हुए गाइस सभी नहीं चलता, क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चलता है, तो यानी पहला तो निष्कर्ष गलत ही हो गया। दूसरा कह रहा है सभी बढ़ई मेहनती है, सभी बढ़ई मेहनती, हाँ, अंदर से बाहर की ओर चलते हुए सभी भी चलता है और कुछ भी चलता है, तो सभी की बात कर रहा है, तो यानी ये सही हो गया। तो यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर, समझ में आई बात? चीज अच्छे से समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार थम्स अप जरूर कर दिए अच्छे से, ठीक है ना, ताकि हमको भी थोड़ा सा पता चल जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए समूह में से विषम आकृति को चुने। विषम आकृति क्या है, हमारे पास 4 आकृति दी है, अब इसमें देखो विषम आकृति कौन सी है, जरा देखिए कौन सी विषम आकृति है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी कितनी पत्ती है, 4,
इसमें भी पत्ती कितनी है 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो अब कैसे ढूंढोगे कि आकृति कौन सी विषम है? तो जरा देखिए फिर। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, कि ये जो है एक टी शेप में ऐसे ही तो बन रही है। समझ में आई तुझे? चलिए जी, उसके बाद में ये भी एक ऐसा टी शेप में बन गई, ये एक टी शेप में बन गई और ये भी एक टी शेप में बन गई। तो क्या अलग है फिर हमारे पास इसमें? कोई चेंजिंग है या नहीं है, ये चीज चेक करिए बस आप। ठीक है ना? तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आई इसमें आकृति भिन्न से? तो इसमें हमारे पास कुछ समझ में आ रही है तो देखिए। तो क्या बना हमारे पास? अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो कि ये इधर देखिए, इसमें क्या है कि ये वाली एक पत्ती जो है, अलग वाली पत्ती को देखो जरा ध्यान से कि अलग वाली पत्ती का एंगल किधर जा रहा है। कि ये इधर जा रही है, फिर ये वाली इधर जा रही है, और ये नीचे आ गई इसमें, और ये आपकी पत्ती इधर। तो कोई सी चीज मिली या नहीं मिली आपको? मिला कहीं आपको या नहीं मिला? हाँ जी गाइस, मिला या नहीं मिला आपको? चलिए, तो इसका आंसर आपको हमारे पास क्या है कि कमेंट में करके आपको बताना है और अच्छे से एकदम करना है, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग पर आपको ज्यादा, फिगर वाले क्वेश्चन पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना? तो इसलिए अपने क्वेश्चन को जल्द से जल्द करके बताना है। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बताया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर जरूर देना गाइस। ठीक है? ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए वैनारेख में के अनुसार, ठीक है, कि दिए गए वैन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। तो अब जरा देखिए, कबड्डी वाले तो ये हैं, कबड्डी वाले तो ये हो गए, और फुटबॉल वाले क्या हो गए? ये हो गए, और ये हो गए क्रिकेट वाले। समझ में? और हमसे पूछा है कि उनको वैनारेख में देखना है, उनकी कुल संख्या निकालनी है जो क्रिकेट और कबड्डी तो खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते। तो फुटबॉल वाले को हटा दो बस, फुटबॉल वाला मतलब ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो अब जरा क्रिकेट और कबड्डी वाला कौन से है? तो क्रिकेट और कबड्डी वाला तो ये है 50। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में? क्योंकि उसने हमसे कबड्डी और क्रिकेट वालों की बात करी थी, फुटबॉल वालों की बात नहीं करी। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा हमसे? तो देखिए क्या बोला हमसे अगले क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज पूछे गए हैं। तो जरा त्रिभुज कैसे निकालते हैं देखिए। अगर मैं, ये तो फिगर है, अब पहले आप एक काम करिए कि इस वाली फिगर को में देखिए कि कितने त्रिभुज हैं। अगर मैं एक चतुर्भुज की बात करता हूं तो चतुर्भुज में हम त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं? ऐसे कि जितने होते हैं उनकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4, और जितना होता है उसको क्या करते हैं हम? डबल ही तो करते हैं। तो यानी जैसे इसमें 8 बन जाएंगे, तो बस इसमें भी आपको क्या करना है? नंबरिंग कर लो, यानी 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है ना? तो बस ये 6 बने, तो इसमें 6 का क्या करो? पहले डबल करो, कितना बनेगा? 6 दूनी 12। तो 12 तो ये बन गया इस वाले अंदर वाले चतुर्भुज में, ये वाले चतुर्भुज में। ठीक है? अब आती है बात ये बाहर वाला त्रिभुज, ये रहा। ठीक है? तो जब 1 और 1 2, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आई बात? अब आ जाओ ज्वाइन करने वाले, यानी एक ये वाला ज्वाइन करेगा ऐसे करके,
और एक ज्वाइन करेगा ये वाला, ठीक है। तो अब जरा देखो जरा कितने बनेंगे, तो 1 और 3 4 और 1 5 और 12 ये, तो 12 प्लस 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना अच्छे से? समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है हमें अगले क्वेश्चन में कि COUD को क्या लिखा है इसने, COULD लिखा है, ठीक है। तो पूछा हमसे इसमें SMILE का पता लगाना है कि क्या लगाना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कि इसको इससे कैसे लिखा जा सकता है, तो कैसे लिखा है, हमने देखा CLOUD को क्या लिखा उसने COULD, यही तो लिखा है। चलिए तो जरा सबसे पहले इसे देखो जरा, इसको उसने कैसे लिखने की कोशिश करी। अगर मैं बात करूं, सी को तो सी लिखा रहने दिया, ठीक है, और डी को डी लिखा रहने दिया। चेंजिंग करी है तो सिर्फ अंदर के 3 लेटर में, तो क्या करा कि एल इधर पहुंचा दिया और जी ओ यहां और यू यहां, ठीक है ना। समझ में आई जी, मतलब एक स्थान आगे खिसका दिया इनको, बस। तो आपको भी एक स्थान आगे खिसकाना है, तो कैसे SMILE, ठीक है ना। तो क्या करना था हमें कि एस को अपनी जगह पर छोड़ो और ई को अपनी जगह पे छोड़ो, और क्या कर दो आप इनको एक स्थान आगे खिसका दो, यानी आई तो आ गया यहां पर, एल आ गया यहां पर और एम को पहुंचा दिया यहां पर। तो क्या बना मेरे पास SILME, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है SILME, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया ना अच्छे से? बस कुछ नहीं करना था कि पहला और लास्ट का लेटर को तो एज इट इज अपनी जगह पे ही छोड़ा है, और बीच वालों जो लेटर थे उनको एक स्थान आगे खिसका दिया है, ठीक है ना। जो बना वो फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगली क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि मान लिए कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न के अनुसरण करती है, पैटर्न का अनुसरण कर रही है, ठीक है। तो उस विकल्प का चयन करना है जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह का स्थान बदल सकती है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया। तो जरा सेम पहले ये देखिए कि ये 12 8 से 80 कैसे बनेगा। जिस प्रकार 12 और 8 से 80 बनेगा उसी प्रकार 16 और 7 को लेके आपको 207 बनाना है, ठीक है। तो बस अगर ये दोनों चीज बन गई तो फिर हम 25 और 21 को लेके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखो कि 12 और 8 को लेके 80 कैसे बनाएंगे। तो जरा देखिए अगर मैं 12 और 8 को ऐड करूं तो कितना बनेगा 20, बात समझ में आई। और अगर मैं इस 12 में से ही 8 को घटाऊं तो क्या बनेगा 4, ये तो बात है। बस इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 चौक 80, तो 80 तो लिखा हुआ है। यानी क्या करा तो फिर मैंने कि एक बार तो इसे जोड़ा और एक बार घटाया, जो दोनों वैल्यू बनी उन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या ये वाला पैटर्न यहां भी फॉलो हो रहा है? अगर फॉलो हो गया तो आंसर सही, अदरवाइज क्वेश्चन मतलब आंसर हमारा जो हमने पैटर्न बनाया है वो गलत है। तो जरा देखिए 16 में 7 ऐड करें तो कितना हो गया 23, और 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बनेगा 9, और जब 23 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना बनेगा 23 नम्मा 207, तो 207 तो रखा हुआ है, तो यानी बात समझ में आ गई। तो बस इसी तरह से आपको क्या करना है 25 और 21 को हमने जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 46, है ना, क्यों 5 और 1 6 और 2 और 2 4, और जब इन्हें घटाइए जरा कितना बनेगा 25 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। तो बस अब इस 46 की गुणा 4 से करो तो जरा देखो कितना बनेगा 4 छंग 24 का 4 हासिल कितने 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कितना बना 184, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना अच्छे से? बस आपको ये ध्यान है, देखिए कभी ऐसा नहीं करना कि एक पैटर्न पर तो आपने कुछ और
ट्रिक लगा दी और दूसरे पैटर्न पे कुछ और। ऐसा बिल्कुल मत करना, जो भी ट्रिक लगनी है वो तीनों पैटर्न पे एक साथ लगनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक पैटर्न पे कुछ और, दूसरे पे कुछ और, तीसरे पे कुछ और। समझ में आई थी? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में? हाँ जी, तो क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों में से भिन्न है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि PONM, MNOL, GHIF और XYZW, मतलब चार में से तीन तो किसी तरह पैटर्न को जो है फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसा है इनमें से ऑप्शन जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जरा देखिए कैसा है। अगर मैं बात करूं पीछे से, MNOP, मतलब पीछे से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी बात करो, LMNO, समझ में आई बात? यानी इसमें तो देखो, अगर मैं नंबर से लिख दो, इसे नंबर से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि P16 पर, O15 पर, N14 पर और M13 पर। ठीक है, अब तुम नंबर से एकदम समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो तुम्हें एकदम से ABCD याद नहीं होगी। तो 13 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ और 15 से 16 हुआ। लेकिन जब मैंने इसमें देखा M में, तो M की 13, N की 14, O की 15 और L की 12। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से पहले मैं इधर गया, ठीक है ना, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, जबकि यहां तो मैं पीछे से आया था। यहां तो ये अलग, या तो ये है या ये अलग। अब जरा इसमें देखो, तीसरे वाले में G की वैल्यू 7, H की 8, I की 9 और F की कितनी होती 6। तो क्या मिला यहां से कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। यानी समझ में आया कुछ पैटर्न कि इस पीछे से पहले आए आगे, फिर एक एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो बस यहां भी देखो क्या बनेगा। अगर मैं बात करूं इसकी, X होता 24 पर, Y होता 25 पर, Z होता 26 पर और W होता है 23 पर। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो 23 है, तो ये देखो, तो 23 से क्या होगा, एक 24, 24 से एक बना 25, 25 से बना एक 26। तो कौन सा अलग हो गया पैटर्न? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ रही है बात अच्छे से? बस आपको पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न पर ये फॉलो हो रहा है। हाँ, अगर ऊपर वाले के जो है तीन ऑप्शन बन जाते हैं तो फिर ये नीचे वाला अलग हो जाता। बस आपको पैटर्न देखना कि सीरीज बन कैसे रही थी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेना है क्या कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है पर्याप्त है। तो क्या है कि प्रश्न क्या दिया कि दिए गए मास, मतलब महीने से है ये, ठीक है ना, समझ में आई थी कि दिए गए महीने का जो है वो 14वां दिन कौन सा है। मतलब हमसे पूछा गया है कि दिए गए महीने का 14वां दिन कौन सा है। तो अब जरा इस पर देखो, कथन में क्या बात करना चाह रहा फिर वो आपसे कि पहला कथन क्या है कि महीने का अंतिम दिन रविवार है। क्या महीने के अंतिम दिन रविवार से आप उस महीने का 14वां दिन निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि अभी आपको यही नहीं बताया कि महीना कौन सा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कुछ महीने में तो दिन 30 के होते हैं और कुछ महीने में दिन 31 के होते हैं। समझ जी, अगर 30 दिन के हिसाब से देखोगे कि 30 तारीख का रविवार है तो 14 तारीख का जो है दिन कोई और सा होगा, और अगर 31 तारीख के रविवार है तो फिर 14 तारीख का दिन कोई और सा होगा। तो यानी पहले वाले कथन से तो मैं आंसर नहीं बता पा रहा। अब जब नहीं बता पा रहा तो यानी पहला वाला कथन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि मास का चौथा शनिवार क्या है, 25 वर्षों का है। मास का चौथा शनिवार 25 है, ठीक है ना, ये वर्ष गलत है कि मास का जो चौथा शनिवार है वो 25 तारीख को है। समझ में आई थी? अगर 25 तारीख को, ऐसा समझो कि 25 तारीख को जो है वो क्या है, महीने का दिन शनिवार है। अब जब शनिवार मिल गया 25 तारीख का, तो 14 तारीख का दिन तो आप बता सकते हो। क्यों? आपको मैंने बताया था कि किसी भी तारीख में 7 जोड़ो या 7 घटाओ, वही दिन मिलता है।
तो 25 में से 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 18। तो 18 तारीख का भी तो शनिवार आ जाएगा। हमें कहा जाना था? 14 पर। तो कितने दिन और पीछे जाऊं मैं? 4 दिन, तभी तो 14 मिलेगा। तो शनिवार से 4 दिन पीछे जाना तो क्या मिलेगा? देखिए, जैसे फ्राइडे, फिर उसके बाद में क्या आएगा? थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे। तो यानी 14 तारीख का क्या दिन मिला मुझे? मंगलवार। समझ में आई? तो मैं कौन से वाले कथन से निकाल पाया आंसर? दूसरे वाले कथन से, यानी ऑप्शन 2। ठीक है ना? मतलब ऑप्शन 2। अब किसमें है? केवल 2। तो जरा देखिए, ऑप्शन ए क्या है मेरे पास? कि कथन 2 पर्याप्त है, जबकि अकेला एक कथन पर्याप्त नहीं है। तो यानी कौन सा हो गया फिर मेरे पास? ऑप्शन ए। ठीक है ना? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है कि वो स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है। अगर आप स्टेटमेंट के लैंग्वेज को समझ गए तो आप एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते। देखिए, देखो पहले तो उसने स्टेटमेंट में पूछा, अब के डायरेक्ट जो है आपसे दिन निकलवा दिया। तो क्या कह रहा है हमसे कि 15 फरवरी 2018 को क्या बताया है? गुरुवार। गुरुवार का मतलब थर्सडे की बात करना चाह रहा है। ठीक है ना? तो जरा देखिए, 15 फरवरी 2018 को उसने दिन बताया है क्या? थर्सडे का। तो हमसे पूछा क्या है कि 18 अप्रैल 2019। तो 18 अप्रैल 2019 को दिन कौन सा होगा? तो देखिए, अब हमें एकदम से कहा जाना है? एक साल आगे की बात करना चाह रहा है। तो कैसे करते हैं? आपको मैंने ये भी सिखाया था क्या, कि सेम डेट पर एक साल आगे जाने पर कि 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 पे जाओ। देखो, डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, बस ईयर ही तो चेंज है। ये 2018 था, ये 2019। तो क्या करते हैं कि जब सेम डेट पर हम एक साल आगे जाते हैं तो क्या करते हैं? एक दिन बढ़ा देते हैं। एक दिन बढ़ा दो, थर्सडे से एक दिन बढ़ाया तो कितना मिला? फ्राइडे। यानी 15 फरवरी 2019 का दिन क्या होगा? फ्राइडे का होगा। लेकिन मेरे से पूछा किसके बारे में? 18 अप्रैल 2019। तब तो आसानी से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15 फरवरी 2019 का पता चल गया। अब फरवरी कितने दिन की होती है? क्योंकि नॉर्मल ईयर है, जब नॉर्मल ईयर फरवरी 28 की होगी। 15 दिन निकल चुके हैं, तो फरवरी के बचे कितने दिन? 13 दिन। फरवरी खत्म, फरवरी के बाद में क्या आएगा? मार्च। मार्च में कितने होते हैं? 31। और अप्रैल आएगा, तो अप्रैल को तो मात्र दिन कितने चाहिए? 18। चीज समझ में आई? बस इसको आपको क्या करना है? 7 से भाग करना, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। तो जरा देखिए, 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 7 बचेगा कितना? 6। 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28, बचेगा 3। और फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। ये तो आया। तो क्या देखो, अब इन्हें जोड़ो जरा। 4 और 3 7। जहां 7 बन जाएगा वहीं खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होता है, तो इसलिए तो हम 7 से भाग करते हैं। तो बस बचा क्या मेरे पास? 6 बचा। तो इस फ्राइडे में आपको क्या करना है? 6 ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? 18 अप्रैल 2019। तो जरा फ्राइडे में 6 दिन ऐड करो जरा, तो कितना मिलेगा फ्राइडे में 6 दिन ऐड करने के बाद? थर्सडे का ही दिन मिल जाएगा। क्लियर? तो यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए, जो कैलेंडर का क्वेश्चन होता है वो ज्यादा इतना लंबा गैप लेके नहीं पूछेगा आपसे कि आप कर ना सको। आपको बस एक छोटा सा स्टेप ये याद रखना है। सबसे पहला तो ये कि किसी भी डेट में 7 जोड़ो या 7 घटाओ, वही दिन मिलता है। प्लस एक जानकारी और याद रखनी है आपको, क्या कि जब हम किसी भी नॉर्मल ईयर में एक साल आगे जाते हैं सेम डेट पर, तो सिर्फ एक दिन बढ़ा लेते हैं। और अगर उसमें लीप ईयर ऐड हो रहा है तो उसमें 2 दिन बढ़ा लो। क्लियर? आप ऐसे न जाने कितने भी उसका कैलेंडर का दिन निकाल सकते हो, अगर आपको ये सारी छोटी छोटी चीजों का बारे में पता है तो। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। और
प्लीज जो है हमें भी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक सीरीज में दी गई, ठीक है, सीरीज में दाईं ओर से 7वें पद के बाएं छठी संख्या कौन सी है। तो सीरीज में दाया देखो, तो दाईं ओर तो ये होता है जिसको हम दाया छोर बोलते हैं, दाया छोर, और ये होता है आपका बाया छोर। क्लियर, समझ में आई? उसने कहा दाईं ओर से 7वें पद के बाईं ओर छठी संख्या। तो पहले तो दाईं ओर से 7वीं संख्या देखो क्या मिलेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये हो गई 7वीं। यानी यहां से यहां तक तो +7 हो गए। अब कह रहा है इसके बाईं ओर छठी संख्या, तो इसके भी बाईं ओर छठी संख्या देखो, जब देखोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यानी ये +6 और करना पड़ा, तो क्या मिला मुझे संख्या 3। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा हमसे, क्या कह रहा है हमसे अगले क्वेश्चन में, तो देखिए जरा कि क्या दिया गया हमसे कि दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अनुपस्थित संख्या मतलब वही है कि इस रिक्त स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। तो जरा देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम इसमें, ये 4 दिया गया है, ये 9 दिया गया है, ये 20, ये 43, ये फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 4 से 9 कैसे बना। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 4 को दुगना करो, 4 दूनी 8 और उसमें 1 ऐड करो तो 9 बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस 9 से 20 जाना है तो कैसे करेंगे कि 9 की गुणा करो 2 से, 9 दूनी 18 और 2 ऐड कर देंगे तो 20 बन जाएगा। यानी बात समझ आई, मतलब करना क्या है, गुणा 2, पहले 1 ऐड करो फिर 2, तो आपको कितना ऐड होना चाहिए, गुणा 2 करने के बाद में 3 ऐड करो जरा, तो 20 दूनी 40 और 3 43। यानी बात समझ में आ गई। तो अगले में क्या करेंगे हम, गुणा 2 ही करेंगे, प्लस कितना करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई। तो जरा देखिए, तो 43 दूनी 86, 86 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आए ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, तो चलिए थैंक यू गाइस। आपको हमारा सेशन कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पर ही हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है क्वेश्चन को शेयर करके आप उसका जवाब ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके क्वेश्चन को इग्नोर किया जाएगा। और गाइस एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया है, तो उसको वो वीडियो के बीच में ही है, तो प्लीज उसको जो है आप देखकर आपको जो है उसका कमेंट में आंसर करना है। ठीक है ना गाइस। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।